नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई बादशाह जब हर कीमत पर अपनी कुर्सी से चिपकना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो अक्सर वो आसपास के जो हुनरमंद लोग होते हैं उनके कद छांट देता है, उन्हें कमजोर कर देता है। और कुछ ऐसा ही आज बीजेपी में हुआ, जहां सबसे हुनरमंद मंत्री, जी हाँ, सबसे हुनरमंद मंत्री जिन्हें माना जाता है, नितिन गडकरी, उनके पर खतरे गए। और नितिन गडकरी को आज बीजेपी की जो दो शीर्ष कमेटियां हैं, समितियां हैं, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, दोनों से मोदी और शाह ने हटा दिया, ड्रॉप कर दिया। अब इस फैसले से बीजेपी में, काडर में, मंत्रिमंडल में, सरकार में, या यूं कहें पार्टी में, अंदर ही अंदर बहुत से बड़े नेता भी सहम गए। अब जाहिर तौर पर नितिन गडकरी, जो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तजुर्बा उन्हें मोदी से कहीं ज़्यादा है, संगठन का, सरकार का। और ये भी बात सही है कि वो एक विकल्प के तौर पर, एक चैलेंजर के तौर पर मोदी के पार्टी के अंदर से उभर रहे थे। और अगर 2024 में कहीं भी बीजेपी की संख्या थोड़ी कम होती, 272 के नीचे, तो ऐसा कहा जा रहा था कि नितिन गडकरी एक चैलेंजर हो सकते थे मोदी के। और आज के इस फैसले के बाद, आज पर कतरने के बाद, आज दो समितियों से हटाने के बाद, गडकरी को मोदी ने जो उनके राह में, तीसरी बार शपथ लेने की राह में जो एकाध कांटे थे, बड़े सलीके से हटा दिए। अब जहां तक सत्ता के संघर्ष की बात है, तो ये एक वाकई बहुत बड़ी खबर है। लेकिन गोदी मीडिया कहीं ना कहीं इस खबर को डाइल्यूट कर रहा है, सही पर्सपेक्टिव में नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मोदी और अमित शाह को बुरा लगेगा अगर सच सामने लाया जाए, या उनका जो कैलकुलेशन है वो जनता के सामने रख दिया जाए। बुरा लगेगा गुजरात लॉबी को। लेकिन मैं आपके हर डाउट्स आज क्लियर करूंगा। और नितिन गडकरी को जो पिछले 30 साल से देख रहे हैं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जी हाँ, सबसे धारदार रिपोर्टर, संपादक और पत्रकार अशोक वानखेड़े भी इसी मसले पे कुछ बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। और वैसे अगर आप डीप डाइव करना चाहते हैं, आप माइक्रो लेवल पे जाना चाहते हैं कि नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी, आखिर कहानी क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और इन वीडियोस को आप एक एक करके देख सकते हैं। तो एक माइक्रो लेवल पर आपको सही जानकारी मिलेगी कि आखिर खेल है क्या। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वानखेड़े साहब के पास ले जाऊं, मैं चाहता हूं कि आखिर गुजरात लॉबी का खेल तो समझ लीजिए। अब दोस्तों, गडकरी वर्सेस मोदी, ये जो आप कह सकते हैं जो शीत युद्ध है बीजेपी के शीर्ष पर, इसको आसानी से समझने के लिए मैं चाहूँगा कि पहले आप ये चार्ट देख लीजिए। और ये ग्राफिक अगर आपने समझ लिया तो कहानी बहुत हद तक समझ आ जाएगी। अब ये जो चार्ट है, इसमें बीजेपी का राष्ट्रीय स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं वो समझ लीजिए आप। टॉप पर मार्गदर्शक मंडल है, जिसमें 2014 के बाद मोदी जी ने अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को रखा। और आप ये कह सकते हैं कि एक सियासत थी इन दो बड़े नेताओं को, आइकॉनिक लीडर्स को किनारे करने का, इनको एक किले में कैद करके शाहजहां बनाने का ये खेल था, जिसमें अडवाणी और जोशी प्रमुख थे। अब मज़ेदार बात यह है कि पिछले 8 साल में एक बार भी मार्गदर्शक मंडल की बैठक नहीं हुई, बैठक ही नहीं हुई। बस एक आप कह सकते हैं समिति बनी है, मंडल बना है, लेकिन बैठक नहीं हुई। आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या खेल होगा। अब आते हैं संसदीय बोर्ड पर, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड। ये एपेक्स बॉडी है, यही सबसे बड़े फैसले लेती है। आप यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी जितने भी बड़े फैसले लेती है उस पर मोहर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की होनी चाहिए थी। और इसमें शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इसके मेंबर थे। नितिन गडकरी इसमें थे, राजनाथ सिंह थे। अब राजनाथ सिंह को तो छेड़ा नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो एक चुनौती रहे पुरानी मोदी जी के, उनको भी किनारे किया गया। और नितिन गडकरी, उनको भी ड्रॉप किया गया एपेक्स बॉडी से। आप कह सकते हैं बड़ा कठोर फैसला था। वो मंत्री जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बिना कारण उसको एपेक्स बॉडी से बेदखल करना, एक कठोर फैसला।
और बड़ी बात ये कि नितिन गडकरी जो हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के भी मेंबर थे, और वहाँ से भी उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी कुल मिलाकर उनकी बीजेपी के भीतर जो से थी, जो उनकी ताकत थी, उसको खत्म कर दिया गुजरात लॉबी ने। अब जाहिर तौर पर जो अंदर की गणित है, अंदर की जो सियासत है, अशोक वानखेड़े उस पर कुछ खुलासे करेंगे और बहुत बेधड़क बोलते हैं, और इस तरह की आवाज़ आज के दौर में आपको कहीं सुनाई नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले कि हम उस आवाज़ को सुने, वानखेड़े जी को सुने, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी देख लीजिए कि आज का जो फैसला है उसने टॉप लीडरशिप को कैसे इम्पैक्ट किया है। ये आप अगर ग्राफिक्स देखें, टॉप पर जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी हैं, उनके बाद लोकसभा के डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह हैं, फिर अमित शाह हैं, क्योंकि गुजरात के दो ही लोग चला रहे हैं, शाह साहब और मोदी जी, तो अमित शाह नंबर 3 पर हैं, गृह मंत्री, और नितिन गडकरी जो आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर हैं बीजेपी के इस वक्त, वो आप चौथे नंबर पे कह सकते हैं। उसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, 2 पूर्व अध्यक्ष हैं, हालांकि पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी हैं। इसमें से एक कांटा जो है नितिन गडकरी का तो आज निकाल दिया, बारी राजनाथ सिंह की है। और लोग कह रहे थे, मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर दोनों को एक साथ अगर हटाया जाता तो उसमें कहीं बड़ा डेंट पड़ता। तो राजनाथ सिंह को रोक लिया है कुछ समय के लिए और गडकरी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी दोनों एक ना मिलें और एक आप कह सकते हैं कि एक यूनाइटेड फ्रंट विरोध का ना खुले भीतर ही भीतर। अगर आप सेकंड लाइन देखें तो सेकंड लाइन में भी सियासत हुई, यानी वो लोग जो मोदी से कहीं ज़्यादा अमित शाह को चुनौती दे सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह सबसे ऊपर हैं, कई बार के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, फिर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, हिंदुत्व के प्रतीक हैं, देवेंद्र फडणवीस आप कह सकते हैं कि लगातार महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, और जेपी नड्डा क्योंकि अध्यक्ष हैं। इसमें जेपी नड्डा से कोई डर नहीं गुजरात लॉबी को। देवेंद्र फडणवीस का कद वैसे ही कम कर दिया गया है, चीफ मिनिस्टर की जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के उनको काफ़ी डिमोरलाइज किया गया है। योगी आदित्यनाथ, जिनका ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार वो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में होंगे, उनको भी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हाशिए पर रखा गया है, और शिवराज सिंह चौहान को तो किनारे ही कर दिया, कांटा ही निकाल दिया वो। अब ये जो गडकरी वर्सेस मोदी, ये जो शीत युद्ध बीजेपी के भीतर धीरे 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 आप कह सकते हैं दिख रहा था, उसके पीछे क्या क्या कारण हैं गुजरात लॉबी के, उस पर बहुत विस्तार से और बहुत से आप कह सकते हैं अनछुए पहलू जो हैं उस पर रोशनी डालने जा रहे हैं अशोक वानखेड़े, और ये आपको ये भी बताएंगे कि गडकरी और मोदी में बेहतर नेता, बेहतर इंसान कौन है। और हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त अशोक वानखेड़े, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत तल्ख बोलते हैं, लेकिन इनकी जो तल्खी है उसी में सारी सच्चाई छुपी है, जो सच्चाई आपको आज गोदी मीडिया के दौर में किसी संपादक या पत्रकार से नहीं दिखेगी। भाऊ बहुत बहुत स्वागत। और पहला सवाल पे मैं एकदम चटक जवाब चाहता हूं आपसे, और उम्मीद है कि आप एकदम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। ये जो गडकरी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या ये 2024 में अगर बीजेपी की सीटें कुछ कम आती तो क्या गडकरी को आरएसएस कह सकती थी कि भाई अगले प्रधानमंत्री ये होंगे? क्या आपको लगता है कि 2024 की जो गणित थी, उस गणित का जो डर था, उस डर की वजह से गुजरात लॉबी ने एक सीनियर लीडर को, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मौजूदा सरकार में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट बीजेपी के लीडर है, उनको बाहर का दरवाजा दिखाया गया? बिल्कुल दीपक भाई, कई बार आपने भी ये स्टोरीज की है कि क्यों डरती है गुजरात लॉबी, किससे डरती है। इस हेडलाइन से आपने भी कार्यक्रम किया और हमने भी कहा था पिछली बार क्या होगा। गडकरी की लोकप्रियता, उनकी स्पष्ट वक्तता और उनका डिलीवरेंस, जो काम बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने आज तक जब भी किसी मंत्रिमंडल में, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे केंद्र में हो, जो भी उन्होंने हाथ में लिया काम, उसको बाखूबी से अंजाम दिया। वो सिर्फ अपने मन की बात नहीं करते, वो जन की बात देखते हैं और काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता, उनके साथ उनका लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों तक
गोदी मीडिया भी छुपी जबान में तो ये कहती है कि गडकरी अच्छा काम करते हैं। मतलब वो नरेंद्र मोदी जी का बहुत महिमा मंडन करते होंगे, लेकिन गडकरी को भी गाली नहीं दे सकते, क्योंकि गडकरी जी जहां है वहां काम करते हैं। जब जब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनका होता है तो वो बेबाकी से बोलते हैं, और वो स्टैंड्स बाय स्टेटमेंट। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल कहा और ये सही बात है, मैंने क्या गलत कहा। ये बात वो हमेशा कहते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गणित हम बार बार देख रहे थे, बिहार में जो तख्तापलट हुआ, उसके बाद लगातार बाकी राज्यों में भी जो भागादौड़ी हो रही, उससे एक बात तो है कि 2024 में अब की बार 300 पार 400 पार वाली बात तो नहीं होगी। इस बार 250 पार और 230 पार 240 पार भी तकलीफ वाला मामला हो गया है। इसलिए इस पार्लियामेंट्री बोर्ड को यदि आप देखेंगे ठीक से, तो इसमें बहुत सारा प्रयास ऐसा किया गया है कि गडकरी को अलग थलग किया जाए और बाकी असंतुष्टों के कंधे पे हाथ रख के उनके जख्मों पे नमक छिड़काया जाए, नमक नहीं, फूक फूक मलम लगाया जाए। अब आप देखिए, राजनाथ सिंह लगातार, राजनाथ सिंह भी नाराजगी के सुर व्यक्त करते रहते हैं। राजनाथ सिंह जी ने जब बोला लखनऊ में, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे आना है, वो बहुत बड़ी बात थी। और बीच में भी राजनाथ सिंह जी ने कई बातें ऐसी की जो केंद्र सरकार के लिए और केंद्रीय नेतृत्व के लिए असहज हो गई थी। राजनाथ सिंह, गडकरी ये सब एक हो जाते हैं तो भी एक बड़ा संकट केंद्रीय नेतृत्व के सामने होता है। इसलिए राजनाथ सिंह जी को रखा, नहीं तो निकालना तो राजनाथ सिंह तो पहले से सीनियर है गडकरी से, उनको भी निकालना था। दूसरी बात, येदुरप्पा, येदुरप्पा तो आपने किनारे कर दिया था कर्नाटक में, लेकिन येदुरप्पा जी ने सिर्फ एक छोटी सी करवट कह ली, आप वहां लोकल बॉडी के सारे इलेक्शन हार गए। आपको यह समझ में आ गया कि कर्नाटक में लोकसभा यदि जीतना है तो येदुरप्पा जी के चरणों में जाना होगा। तो येदुरप्पा जिनको आपने इस लायक नहीं समझा कि वो राज्य चलाए, उनकी उम्र हो गई है। अब ऐसे उम्र दराज आदमी को फिर आपने सेटलमेंट के तहत मरहम लगाने के चक्कर में यहां लाया। उसके बाद सर्बानंद सोनोवाल है। सर्बानंद सोनोवाल इस अपमान को भूले नहीं कि उनके नेतृत्व में सरकार ने चुनाव लड़ा और उनके अच्छे कामों का नतीजा था कि आसाम में फिर से वो वापस आ गए। लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बाद बगैर एक तीसरे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उन्हें लूप लाइन में पटक के रखा जाता है। तो सर्बानंद सोनोवाल हो गए, बिहार के मोदी हो गए। बिहार में मोदी को अलग करना, ये बीजेपी को समझ में आ गया, सुशील मोदी को, इन मोदी जी को समझ में आ गया कि आज बिहार जैसा राज्य हाथ से चला गया है। तो सर्बानंद सोनोवाल भी चले जाएंगे, राजनाथ सिंह भी और येदुरप्पा भी, ये सब लोग यदि इकट्ठा हो गए गडकरी के साथ तो ये बहुत बड़ा भारी संकट हो जाएगा। इसलिए सबको मेरा अलग अलग एक सवाल मेरा ये है कि इधर अभी एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में ये कहा गया था कि मोदी सरकार के जो नंबर 1 परफॉर्मर है, यानी जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छा जो मंत्री दे रहा है जमीन पर, वो नितिन गडकरी है। यानी नितिन गडकरी नंबर 1 परफॉर्मर मिनिस्टर मोदी सरकार में। उनकी उम्र भी कम है, उनकी उम्र 75 साल से नहीं है जो पैरामीटर मोदी जी ने तय किया है, तो उनकी उम्र 65 साल है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर मोदी जी क्यों पीछे पड़े, फिर क्यों निकाल दिया? तो दीपक जी, मोदी जी के पास क्या है परफॉर्मेंस के नाम से? बहुत ही स्ट्रेट बोल रहा हूं मैं, आपने बोला सीधा, और मैं तो कोई लेग लपेट से बात नहीं करता। 2014 से लेके नरेंद्र मोदी जी सिवाय बोलने से क्या करते हैं? सिर्फ बोल ही रहे ना, और जनता सुन रही है। कभी मन की बात करते हैं, कभी काय की बात करते हैं, कभी स्टैंड अप इंडिया, कभी ब्रेकअप इंडिया, कभी ये इंडिया, कभी वो इंडिया। लेकिन देश की हालात क्या है? आज हमारा रुपया कहां जा रहा है, डॉलर कहां जा रहा है, महंगाई कहां जा रही है, देश के ऊपर कर्जा कितना है, आने वाले समय में हम कब रिकवर हो जाएंगे? आपने तो बोला 2027 में 2047 में हम विकसित देश होंगे। शायद नरेंद्र मोदी जी को विकसित देश होने के मायने ही पता नहीं। क्या हम आज किसी भी पैरामीटर पे, चाहे वो पैरामीटर जीडीपी का हो या ग्रॉस नेशनल इनकम का हो, जीएनआई का, या आप पीसीआई का हो, या फिर जो इंडेक्स होता है लाइफ, इसका इंडेक्स, ह्यूमन इंडेक्स हो, ये किसी भी इंडेक्स पे हम विकसित देशों के कई नीचे हैं। हमें कई गुना, आने वाले 25 साल में कई गुना स्पीड से काम करना होगा, जो कहीं से कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यह है आपसे
कि जो स्पीड से काम कर रहा है, जो डिलीवर कर रहा है, जिसको वही तो मीडिया कह रही कि भाई ये नंबर 1 वही तो मंत्री है कहने जा गडकरी। रहा हूं आपको। जी। जब आप सिर्फ बोल रहे हो, लगातार फेल हो रहे हो, लगातार आप आंकड़ों के साथ खेल रहे हो, आप समस्याओं के ऊपर चद्दर डाल के उत्सव मना रहे हो, ये सब जनता के सामने है। और दूसरी तरफ जनता के पास एक डिलीवरी देने वाला नेता है कि जो बोलता है वो करता है, जो कभी लूज टॉक नहीं करता। लूज टॉक मतलब हवाबाजी नहीं करता, जितना बोलता है उतना ही करता है। यदि गलतियां हुई तो एक्सेप्ट करता है। ये वही मंत्री है जो एक्सेप्ट करता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हाँ, ये मेरे में कमी है, ये मेरे मंत्रालय में ये मेरी असफलता है कि मैं एक्सीडेंट के आंकड़ों में मरने वालों की संख्या कम नहीं कर पाया। मैं एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो रोड पे, इसलिए मैं प्रतिबद्ध हूं, लेकिन मैं इसमें विफल हूं। लेकिन बाकी जगह जो काम कर रहे हैं वो आज सारी दुनिया देख रही है, वो क्या काम कर रहे हैं, कितने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। तो ऐसे आदमी से तो डर लगेगा। जो आदमी, देखिए दो टाइप के होते हैं, एक आदमी सीधा कंपटीशन में उतरता है और एक आदमी जिसको पता है कि मैं कंपटीशन में कहीं टिक नहीं सकता, वो कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करता है। एक होता है फेयर प्ले। फेयर प्ले में दो कुश्ती वाले जब अटले बलन के, एक बलन के कुश्ती वाले जब अखाड़े में उतरते हैं तो आप उनकी कुश्ती देखिए। वो जानता है या तो मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, लेकिन कुश्ती देखने लायक होगी। या एक को मालूम है कि मैं बहुत कमजोर हूं और सामने यदि ताकतवर पहलवान आया तो पहले ही उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेके उसको पार्टी ही नहीं लेने दो। तो आपको लगता है कि गडकरी ज्यादा वजनदार पहलवान है? बहुत ज्यादा वजनदार पहलवान है। एक और सवाल पे आ रहा हूं भाऊ, ये भी बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि एक तरफ तो उन्होंने नितिन गडकरी जो दावेदार हो सकते थे प्रधानमंत्री के, उनके पर कतर दिए और वो लगातार पर कतर रहे हैं। राजनाथ को भी थोड़ा सा सबक दिखाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बड़ी चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनको जो है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जो उसकी एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है पॉलिटिकल, उसमें योगी आदित्यनाथ को जगह देगी, ऐसी चर्चा हो रही थी। लेकिन हमने देखा योगी आदित्यनाथ को भी किनारे कर दिया गया है। इसके पीछे क्या गणित है साहब? नहीं, ये इसके पीछे भी है। योगी आदित्यनाथ भी आज बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस तो है। आज हिंदुत्व का यदि परचम कोई पकड़ में हाथ में लेके चल रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो हिंदुत्व का एजेंडा भी योगी आदित्यनाथ लेके जाएंगे, विकास का एजेंडा गडकरी लेके जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्या टाल कूटेंगे वहां बैठ के? वो कैसे इनको एजेंडा हाईजैक करने देंगे? भाऊ एक अंतिम आपसे बस पूछना चाह रहा था कि अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नितिन गडकरी, आप उनके साथ बातचीत आपकी होती रहती है लगातार नितिन गडकरी से, नितिन गडकरी और उनके समर्थक अब क्या सोचते हैं? क्योंकि ये आज तो बहुत बड़ा फैसला हुआ कि उनको आपने एपेक्स बॉडी से निकाल दिया, आपने उनको सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से निकाल दिया, तो गडकरी का अब आगे का सफर क्या होगा? उस पर थोड़ा सा मेरा अंतिम सवाल है इस पर। दीपक जी, गडकरी जी मेरे से बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन अक्सर ये राजनीतिक बातें अवॉइड करते हैं। ज्यादातर मराठी घर की बातें होती है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ। लेकिन जितना मैं गडकरी जी को जानता हूँ, उनके नेचर को जानता हूँ, इतने सालों से उनको देखते आ रहा हूँ, उनको इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका परफॉर्मेंस पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप उससे ही काम करते हुए मिलेंगे, नई नई योजनाएं लाते हुए मिलेंगे, नया नया ज्ञान लाते हुए मिलेंगे। आज हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं तो आज एथेनॉल का प्रोजेक्ट वही लेके आए थे। आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कैसे होनी चाहिए, इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। और हर चीज में वो आगे है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कमेटी में रखो, किस कमेटी में नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि राजनाथ और गडकरी का टिकट काट दिया जाए 2024 का? चुनौती एकदम ही खत्म कर। इसके 99% चांसेस है कि गडकरी और राजनाथ का अगला लोकसभा टिकट काट दिया जाए। ऐसी सुगबुगाहट है मतलब? ऐसी बिल्कुल बिल्कुल इसी जिस हिसाब से उनका तो आरएसएस कुछ नहीं करेगा, या आरएसएस भी दबाव में है इनके गुजरात लॉबी के? कोई आरएसएस दबाव में नहीं है। आरएसएस वेट एंड वॉच करेगा। गडकरी चुनाव भी नहीं लड़े तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यदि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया और सबने कहा कि हमको गडकरी चाहिए, तो फिर कौन रोकेगा गडकरी जी को? बाद में चुनाव कहीं से भी लड़ाया जा सकता है, राज्यसभा भी आया जा सकता है। एक अंतिम, क्योंकि आप देख रहे हैं नितिन गडकरी और मोदी में बुनियादी फर्क क्या है? इनका टेम्परामेंट, इनका पर्सनल जो इनका एक ऑरा है, और इनका जो एक तरह का स्वभाव है, गडकरी का कैसा है, मोदी जी का कैसा है, दिल किसका बड़ा है, सोच किसकी बड़ी है? जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। गडकरी परफॉर्मेंस पे विश्वास रखते हैं, मोदी जी बोलने पे विश्वास रखते हैं। गडकरी जी विज्ञापन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, प्रचार प्रसार पे। मोदी जी उस पे विश्वास रखते हैं।
गडकरी जो भी है सच्चाई उसको सामने रखते हैं, मैनिपुलेशन के बिल्कुल खिलाफ है। और प्रधानमंत्री जी मैनिपुलेटेड आंकड़े देकर, मैनिपुलेशन की बात करके, उदाहरण के तौर पे जब जर्मनी में वो कह रहे थे कि भारत के हर गांव में बिजली का कनेक्शन है, जब ये मैनिपुलेट करके बोल रहे थे, तब जो द्रौपदी मुर्मू जब अध्यक्ष राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित हुई, तो उसके गांव में, उड़ीसा में बिजली के तार बिछ रहे थे कि भाई अब राष्ट्रपति का गांव है, बिजली तो अब नहीं पहुंची तो बहुत शर्मनाक बात होगी। 80 करोड़ लोगों को आज हम अनाज दे रहे हैं, मतलब भीख कटोरा लेके उनके हाथ में दे दी। आपके 2022 के उन्होंने कई भाषणों में लगातार कहा कि 2022 में इस देश में ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा, 75वीं जब सालगिरह होगी देश की, हर आदमी के सर पे छत होगा, लेकिन उस पे भी वो टिके नहीं। ऐसे असंख्य वादे हैं जो वादे करते हैं, कस्में वादे, उसमें कोई मतलब नहीं उनका। गडकरी का एक चीज और अंतिम सवाल है बस, गडकरी माइनॉरिटीज को कैसे देखते हैं, मुस्लिम्स को कैसे देखते हैं, जो दबे कुचला तबके उनको कैसे देखते हैं? देखिए, गडकरी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में नागपुर में मुस्लिम तबका भी बहुत है, अच्छा खासा वोट है मुसलमानों का। लेकिन गडकरी का ये कहना है कि हमारा हिंदुत्व, यदि हम हिंदुत्व कहें, हम राम की पूजा करें, राम का मंदिर बनाए, इसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुसलमानों को आउट ऑफ वे जाके कभी तकलीफ नहीं देना। वो मुसलमानों को हमेशा, जब भी कोई मुस्लिम उनके पास आता है मतदाता, वो उसकी समस्या का निदान करते हैं, वो उसको ये नहीं। अब दोस्तों, मेरी ये कोशिश थी कि आपको सही पर्सपेक्टिव में पूरी तस्वीर, ये जो लड़ाई चल रही है, शीत युद्ध चल रहा है भाजपा के शीर्ष पे, इसकी सही तस्वीर हम सामने ला सकें। और अशोक वानखेड़े साहब ने जो भी बताया, आज के दौर में ऐसी बातें करना, बेबाक बातें करना आसान नहीं अगर आपको लग रहा हो, और इसलिए मैं अक्सर इस तरह के विषयों पर कोशिश करता हूँ कि अशोक वानखेड़े की बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक चीज़ तो तय है कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस हैं, और बहुत से नेता जिनका अपना कद है, जिनकी अपनी पृष्ठभूमि है, वोट के लिहाज से जो मजबूत हैं, जीतते चले आ रहे हैं, उनका कद छांटा जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हाशिए पर धकेला जा रहा है, और सारी चीज़ें गुजरात लॉबी के इशारे पर चल रही हैं। एक तस्वीर मुझे ये दिखती है कि महंगाई और बेरोज़गारी ये तो मुद्दे ही हैं अर्थव्यवस्था के। इस बार 2024 में जहां नीतीश सामने खड़े हो गए हैं, और नीतीश के पीछे आप कह सकते हैं कि एक यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट बनने जा रहा है, एक छतरी के नीचे सारे लोग आ रहे हैं, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। तो एक तरफ नीतीश होंगे, हिंदी पट्टी के ओजस्वी नेता, अच्छे प्रवक्ता और वक्ता, और दूसरी तरफ पार्टी के अंदर नाराज़ नितिन गडकरी, कहीं ना कहीं खामोश राजनाथ, और भी कई ऐसे सांसद हैं और संघ के नेता हैं जो खुश नहीं हैं गुजरात लॉबी से। तो इस बार डगर थोड़ी सी मुश्किल है मोदी के लिए, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, महंगाई के, बेरोज़गारी के, और इसके अलावा अंदर भी फ्रिक्शन है और बाहर कोई नीतीश कुमार खड़ा हुआ। कुल मिलाकर आने वाला समय राजनीतिक लिहाज से काफ़ी दिलचस्प रहेगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि सही पर्सपेक्टिव में आपको मैं खबर दिखाता रहूं, क्योंकि गोदी मीडिया हर खबर को खुद से सेंसर कर देती है। वो ऐसी खबरें आप तक नहीं पहुंचाती जहां पर कलई खुले गुजरात लॉबी की, सही तस्वीर नहीं पेश होती, सही तथ्य नहीं रखे जाते, झूठे सर्वे दिखाए जाते हैं किसी का कद बढ़ाने के लिए, किसी का कद घटाने के लिए। तो इन सब से इतर हट के मेरी कोशिश रहेगी कि आपको तस्वीर सही दिखे, सो दैट आप 2024 का सही आकलन कर पाए। बस बाद में एक ही मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा, और ये आवाज़ जो आपके हक की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, ये आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए, वरना लोग गोदी मीडिया देख के ही अंदाज़ा लगाएंगे कि देश में क्या हो रहा है। सही उनको तस्वीर दिखे, ज़मीनी हकीकत दिखे, इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है कि कोशिश आप करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।